हेलो एवरीवन, ये हमारा ऑडिट का सेकंड टॉपिक है। तो सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग ऑडिट के अदर टॉपिक्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, ऑडिट का क्या दायरा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब क्या है? मीन्स द ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ दैट द ऑडिटर हैज़ टू परफॉर्म अंडर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द ऑडिट। ठीक है, तो जो भी ड्यूटी है या जो भी कार्य करने हैं ऑडिटर को, ठीक है, ऑडिट पीरियड के दौरान ऑडिट के लिए, तो उसको ही हम लोग स्कोप ऑफ ऑडिट बोल देते हैं। ठीक है, या क्या उसका दायरा है ऑडिट, किस किस चीज़ों का ऑडिट होगा, मतलब क्या क्या ड्यूटीज़ जो परफॉर्म करना है ऑडिटर को, तो यही उसका डिफाइन करता है स्कोप। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट है, स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या नेचर और टाइप है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर डिपेंड करता है कि ऑडिट का स्कोप क्या होगा। ठीक है, जिसका ऑडिट होने वाला है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका क्या नेचर है और क्या उसका टाइप है। ठीक है, तो नेचर नेचर और बिजनेस का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब हो गया यहाँ पे नेचर कि वह ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कपड़े बनाने से संबंधित कोई काम करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल है इसका मेन काम। ठीक है, वैसे ही जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन शूज़ या सैंडल्स, ठीक है, जूते चप्पल अगर तैयार करती है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? किस इंडस्ट्री में है वो, उसका नेचर क्या है? फुटवियर का है। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गए, डोमिनोज हो गए, तो ये किस में आ जाएंगे? फूड सर्विसेज में। ठीक है, तो मेन काम जो वो करती है वो हो गया उसका नेचर। ठीक है, और ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ठीक है, तो टाइप्स में ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह की हो सकती हैं। जैसे पहला है जैसे मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनाती है, ठीक है, बनाने से इन्वॉल्व है, तो उसका टाइप क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक है, दूसरा ट्रेडिंग बोलते हैं हम लोग, कि वो क्या करती है? बाय एंड सेल करती है, खरीदती है और बेचती है। ठीक है, तो बाय और सेल से अगर संबंधित है वो, तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग वाला टाइप हो गया, उसका ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। और थर्ड क्या है? सर्विस। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है, ठीक है, सेवा प्रदान करती है, तो वो सर्विस बिजनेस में चला जाएगा। तो तीन तरह क्या हो गया? ठीक है, तीन तरह के हो गए, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग और तीसरा सर्विसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फिर स्कोप ऑफ ऑडिट डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑडिट, किस तरह का ऑडिट होना है। तो जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था, पिछले वीडियो में, कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है या वॉलेंट्री। ठीक है, तो अलग उसका स्टैट्यूटरी में मेंशन रहता है किस तरह, अगर स्कोप है उसमें मेंशन है ऑलरेडी, तो उसी के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, वॉलेंट्री में तो एग्रीमेंट के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरे कंडीशंस पर डिसाइड होता है। फिर डैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड एज मैंशनड इन द अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेटर में भी देख के कि क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर जनरली द स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो जो ऑडिट है, ठीक है, सामान्यतः उसमें क्या क्या आता है, ठीक है, क्या क्या करना रहता है, दायरा क्या है? तो एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का विथ रीजनेबल स्किल एंड केयर। ठीक है, तो ठीक ढंग से चेक किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट को, जर्नल को, लेजर को, ट्रायल बैलेंस को, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को, और उनका इसके साथ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, उनका टोटल, सब टोटल्स, ये सारा चीज़ उसमें चेक किया जाएगा कि ठीक से कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, ठीक है, टोटल मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर वाउचिंग। वाउचिंग में जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, वाउचिंग क्या होता है? हम लोग मिलाते हैं ट्रांजैक्शंस को, कि ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्डेड किए गए हैं कि नहीं, उनके प्रूफ से। ठीक है, वाउचर से हम लोग देखते हैं। तो टेस्ट चेकिंग होता है, कुछ ही बिल्स को देखा जाता है लॉट्स में। ठीक है, कुछ ही बिल्स को देखा जाता है और उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो क्या है, सही से
है कि नहीं, बाकी सब ट्रांजैक्शंस का भी उसी से हम लोग जांच लेते हैं कि बाकी सब ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं। ठीक है, तो कुछ ही बिल्स को देख के हम लोग अंदाज़ा लगाने का कोशिश करते हैं। वैसे इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, ये डिटेल में है वाउचिंग चैप्टर। ठीक है, तो टेस्ट चेकिंग, डिटेल चेकिंग में तो पूरा अच्छा से चेक होता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे हम लोग, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हमारा टॉपिक ही है। ठीक है, तो उस समय हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, वेरीफाई होता है कि एक्चुअली में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन का है कि नहीं जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग टॉपिक करेंगे, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे इसको। हमारा हेडिंग होगा उस समय वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो उस समय हम लोग इस पर डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से तैयार किया गया है कि आप इससे क्या कर सके, आप नोट्स भी बना सके। ठीक है, तो ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया और नीचे हिंदी वालों के लिए भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, डिटेल में कर दिया कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप हिंदी में यहाँ पे पॉज कर सकते हैं देखने के लिए, और इंग्लिश वालों का तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा पेज 1 था। अब हम लोग चलते हैं पेज 2 पर। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट का जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा वेरिफिकेशन पे ख़त्म नहीं हुआ था, ये और आगे है। ठीक है, ये लास्ट पेज है स्कोप का। तो इसके बाद जो पॉइंट है, क्लैरिफाइंग सस्पिशंस एंड डाउट्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिटर क्या करते हैं, जो भी उनको डाउट्स आता है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस डिमांड करते हैं, मतलब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, स्पष्ट करते हैं चीज़ों को। फिर कलेक्टिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना होता है, प्रूफ कर उनको इकट्ठा करना पड़ता है कि जो भी वो बात कहने वाले हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर, तो उसके लिए वो प्रूफ भी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कि उनके हिसाब से ठीक है कि नहीं, तो वो अपने हिसाब से उसका जांच पड़ताल करते हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रूफ वो इकट्ठा कर सके, ठीक, कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड भी करते हैं उसको। इस आगे आगे हम लोग ऑडिट प्रोग्राम जब करेंगे तो इस पॉइंट को और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकेंगे वहाँ पे। ठीक है, फिर डिमांडिंग सर्टिफिकेट्स और रिटन स्टेटमेंट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट और TCWG। ये TCWG क्या है, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोज चार्ज्ड, CHARGED। ठीक है, दोज चार्ज्ड with governance। ठीक है, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, CE। ठीक है, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, तो आपको फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, TCWG, वेयर एवर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर को कभी कभी मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होता है। ठीक है, दो चार्ज विद गवर्नेंस, वही यहाँ पे मैनेजमेंट या दो चार्ज की जिन लोगों को मैनेजमेंट का भार दिया गया है चलाने के लिए। ठीक है, तो उनसे कभी कभी सर्टिफिकेट्स भी वो डिमांड करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे हम अगर ऐसा टॉपिक आएगा तो उस समय आपको और अच्छे से क्लियर कराएंगे। ठीक है, फिर असर्टेनिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स या प्रोसीजर्स या अदर एक्टिविटीज़ अंडरटेकन। तो ट्रू एंड फेयर व्यू दर्शा रहा है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको वो चेक करते हैं। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं है, किसी और चीज़ का ऑडिट है, जैसे आगे हम लोग एक देखेंगे, ऑपरेशनल ऑडिट भी होता है, फिर मैनेजमेंट ऑडिट भी होता है, फिर टैक्स ऑडिट भी होता है, सोशल ऑडिट होता है, तो बहुत और भी तरह के ऑडिट होते हैं। तो उस केसेस में इस पे ही सिर्फ व्यू नहीं देना होता है, और जो प्रोसेस वो अंडरटेक कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी ऑडिट, जिसका ऑडिट हो रहा है उस पर अपना व्यू देना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट भी बनाते हैं ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट में जैसा कि हमने पहला वीडियो में देखा था कि ओपिनियन, अपना राय व्यक्त करते हैं ऑडिटर। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है जहाँ पे फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है और कानून के द्वारा, और अगर या किसी दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, जैसे बैंक का जो ऑडिट होता है तो उनका फॉर्मेट है जो, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए अलग है। तो जहाँ पे फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है तो उसी हिसाब से ऑडिटर को अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, उसमें अपना राय व्यक्त करते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट था।
ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये इंग्लिश के लिए था, तो पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, ये हिंदी वालों के लिए हो गया, यहाँ पे आप पॉज करके अ, उसको लिख सकते हैं, TCWG का फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। फिर क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है, क्या क्या क्वालिटी होने चाहिए ऑडिटर में, ठीक है। ठीक है, योग्यताएं क्या होने चाहिए, गुण क्या होने चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटीज़ में क्या क्या आएंगी, ठीक है। पहला क्या है, देखिए, नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट का नॉलेज होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड्स होता है, जैसे एसेज होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर AAS भी बोलते हैं, ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। फिर कुछ स्टेटमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस नोट्स होते हैं, प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं, घोषणाएं या अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ऑडिट। तो जितने भी दिशा निर्देश हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो सबको भी जानना है ऑडिटर को, तभी तो ऑडिट अच्छे से वो कैरी कर पाएंगे, ठीक है। तो जो जो जिस ऑडिट को भी वो कर रहे हैं उसके ऊपर उनको नॉलेज होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ है, स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स, प्रोनाउंसमेंट्स, और भी जो दूसरे एस्पेक्ट्स है जिसका नॉलेज मैंडेटरी है, जो ऑडिट से संबंधित है, तो उसका नॉलेज होना चाहिए। फिर क्या है, सेकेंड पॉइंट में, नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज एंड कॉरपोरेट लॉज, ठीक है, जानकारी होना चाहिए ऑडिटर को बिजनेस लॉ, ठीक है, लॉ के बारे में जो व्यापार से संबंधित है, और कॉरपोरेट लॉज, ठीक है, जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, और कॉरपोरेशंस हैं, उससे संबंधित है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कंपनी क्या होती है, कंपनीज एक्ट टू, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड कंपनी। कॉरपोरेशंस होते हैं जो लॉ के द्वारा बनता है, ठीक है, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर तो में पास होके जो बनते हैं, तो उनको हम लोग कॉरपोरेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये उसका नॉलेज होना चाहिए। तो बिजनेस लॉज क्या क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमको देखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमको देखना है, लेजर्स को, जिसमें लेजर्स है, जर्नल्स है, तो उसके लिए हमको अकाउंट्स तो पहले आना चाहिए, तब तो हम उसको देख पाएंगे। तो अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए। फिर टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मतलब टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, टैक्स के सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। जैसे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में देखना है कि टैक्स सही से निकला है कि नहीं, ठीक है। फिर ऊपर से जब टैक्सेशन का नॉलेज और ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जब टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है, जब टैक्स ऑडिट होगा, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो टैक्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है वो सही से पे किया है कि नहीं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सही से पेमेंट हुए हैं कि नहीं, ठीक है, तो नॉलेज होना चाहिए। तो फिर नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारा कैलकुलेशंस है कुछ समझने में, ठीक है, नियम समझने में भी हेल्प करता है इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स भी आता है इसमें, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ का कैलकुलेशंस जब करना होता है तो ये यूज़फुल होता है उस समय। और अदर सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए ऑडिटर को, जैसे जनरल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरह से। फिर नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑडिट केस लॉज, तो और जितने भी और जुडिशियल डिसीजन, जितने भी केस लॉज हैं ऑडिट से संबंधित इम्पॉर्टेंट है, जैसे आगे हम लोग देखेंगे किंगस्टन कॉटन्स मिल केस, फिर है लंदन एंड जनरल बैंक है शायद, ठीक है। तो जैसे किंगस्टन कॉटन मिल्स केस है, फिर लंदन एंड जनरल बैंक केस है, तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट ऑडिट केसेस है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, फिर जो निर्णय दिया गया है उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है, जिससे आजकल हम लोग जानते हैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग कंप्यूटर्स में और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स में होते हैं, तो वो पता होना चाहिए ऑडिटर को, उसका फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है, इंग्लिश के लिए था, यहाँ पे हिंदी के लिए नोट्स तैयार करने के लिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, ये सेकंड और लास्ट पेज है क्वालिटीज़ का। तो क्या और क्वालिटी होनी चाहिए ऑडिटर में,
knowledge about the nature, type and working mechanism of the ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट। ठीक है, किस नेचर का है जिसका ऑडिट होने वाला है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके नेचर के बारे में पता चाहिए, टाइप के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से वो फंक्शन करता है ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो ऑडिट अच्छे से कर पाएंगे। तो ये क्वालिटी होना चाहिए कि ऑडिट होने से पहले, ठीक है, पहले ही उनको इसके बारे में पता करना है, ताकि वहाँ पे ऑडिट के बारे में जो भी प्लानिंग है और जैसे करना है, ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, वो सही से बना पाए और इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। फिर साउंड नॉलेज ऑफ द लॉज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट। ठीक है, जो भी लॉज ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है जिसका ऑडिट होने वाला है, ठीक है, चल रहा है, उसके बारे में स्पष्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बेसिक क्वालिटीज़ जो कि एक ऑडिटर में होने चाहिए। ठीक है, होने ही चाहिए, मतलब जिससे क्या है कि ऑडिट सार्थक रहेगा और सही से हो पाएगा। तो पहला क्या है, जैसे इंटेग्रिटी, अखंडता या ईमानदारी हम बोल सकते हैं इसको। ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी मतलब सही से वो ऑडिट करेंगे, ठीक है, बिना बायस। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंटेग्रिटी में, ऑनेस्टी में, कि वो बिना किसी पक्षपात के वहाँ पे ऑडिट कर पाएंगे ईमानदारी पूर्वक। फिर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है, कहीं पे भी बिना कोई पहले के ओपिनियन बनाए, ठीक है, वो ऑडिट करे, सही ढंग से ऑडिट करे, कोई उन पे बायसनेस, प्रेजुडिस ना रहे। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रूप से जांच करे, तभी तो ऑडिट सही से हो पाएगा। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स को मेंटेन रखना है, ठीक है, बाहर नहीं बताना है। ठीक है, कुछ ही कंडीशंस होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट बताया जाता है, जैसे कानून का ही मदद करना है और उस समय मैंडेटरी बताना। तो ये अभी हम ये ऐसे ही समझना है हमको कि सीक्रेट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो बाहर नहीं बताना है। ठीक है, स्किल एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है, क्षमता होना चाहिए उसमें। ठीक है, फिर टैक्टफुल, ठीक है, व्यवहार कुशल होने चाहिए। फिर पेशेंस, धीरज होना चाहिए। और फिर लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स, क्योंकि हम जान रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट भी बनाना है उनको, ठीक है, तो लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, फिर हिंदी वालों के लिए है, यहाँ से आप हिंदी में इसको नोट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ, अच्छा, इसमें आपको ब्रैकेट में क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर लिख लेने। ठीक है, इंग्लिश वाला भी टाइटल आपको लिख के रखना है ताकि एग्ज़ाम में आपको इजी रहे। ठीक है, योग्यता या गुण जो होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप कर लेंगे उसको, और ब्रैकेट में क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर यहाँ पे हेडिंग में ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेकंड पेज में भी जैसे यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, योग्यता या गुण जो होने चाहिए। ठीक है, और क्या है कि जो टाइटल है इंग्लिश में भी आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिट का, ठीक है, उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि अच्छे समझ में आए। एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, पहला तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट का, ठीक है, जांच होगा और वेरीफाई करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं। ठीक है, सही व्यू दे रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में क्या है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, एरर्स एंड फ्रॉड्स को पकड़ना। ठीक है, देखना कहाँ कहाँ एरर्स और फ्रॉड एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एरर और फ्रॉड क्या होते हैं? एरर क्या हो गया, जो कि जानबूझकर नहीं किया गया है, अनइंटेंशनल है। ठीक है, अनइंटेंशनल है, जो इनोसेंटली हो गया है। ठीक है, जैसे या नॉलेज के अभाव में हो गया है, उसके पीछे कोई खराब भावना नहीं थी। फ्रॉड क्या होता है, ये तो जान करके किया हुआ है। ठीक है, कुछ फ़ायदे के लिए अपना या कुछ दूसरा रीज़न के लिए, ठीक है, फ्रॉड किया गया है, मतलब गलत ढंग से काम किया गया है जानबूझकर। तो फ्रॉड इंटेंशनली होता है। ठीक है, जानबूझकर अगर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉड है, तो इसको देखना। और दूसरा क्या है, प्रिवेंशन, कि आगे ये चीज़ ना हो तो उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, रोकना।
तो ऑडिटर क्या करते हैं, जहाँ भी उनको एरर्स एंड फ्रॉड दिखते हैं फिर ये नज़र मिलाते हैं मैनेजमेंट का और जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे एरर हो गया तो जहाँ एरर हुआ है वो बता देंगे जो वहाँ पे एंट्री करते हैं या जो भी उस चीज़ से रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो उनको बता देंगे ताकि ये एरर फिर फ्यूचर में अराइज ना हो, ठीक है, फिर से उत्पन्न ना हो जाए, ठीक है। तो एक तो उसको देखते भी है कहाँ कहाँ पे है डिटेक्शन, और दूसरा प्रिवेंशन रोकथाम भी करते हैं, ठीक है। फिर अदर ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑडिट हो जाने से ओनर्स को क्या मिल जाता है, एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। ओनर्स के पक्ष में ये होता है, ये देखने के लिए ओनर्स आश्वस्त हो, ठीक है, आश्वस्त हो सकते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है, जो भी उनका स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो मालिक के लिए अच्छा है कि ऑडिट हो ही रहा है इसलिए कि सब चीज़ सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ओनर्स को ये आश्वासन देता है तो उनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज़, अब एम्प्लॉयज़ जानते हैं कि ऑडिट होने वाला है तो वो गलत काम करने से बचेंगे। तीसरा फिर एश्योरेंस ऑफ फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है ये भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फेयर वेजेस जो है मतलब जितने मिलने चाहिए एम्प्लॉय को, ठीक है। द मैक जैसे जो द मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, तो उसमें प्रेस्क्राइब्ड है कि कितना कम से कम न्यूनतम वेजेस मिलना है किसको, एम्प्लॉयज़ को, और स्टेट्स के लिए अलग अलग भी होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो ऑडिट हो जाने से ऑडिटर ये भी देखते हैं कि वेजेस जो है वो एम्प्लॉयज़ को और भी जो वेजेस से संबंधित सैलरीज और वेजेस संबंधित चीज़ें हैं वो सही से हो रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे ईपीएफ अगर मेंटेन हो रहा है तो ईपीएफ का प्रोविजंस फॉलो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, उसका प्रोविज़न सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सैलरी सही से मिल रहा है कि नहीं, तो ये सब चेक हो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ भी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनको जो वेजेस है वो एज पर एक्ट है, ठीक है। फिर प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल एरोजन, ठीक है, कैपिटल लीकेज को बचाता है ऑडिट, क्योंकि ऑडिट होने से ये भी पता चलता है कि कहीं हम ज़्यादा पैसा तो नहीं बांट दे रहे हैं। जैसे कंपनी में हम जानते हैं कि अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटती है, ठीक है। तो ऑडिटर चेक कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट से जो प्रॉफिट दर्शाया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट क्या है कि ज़्यादा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं कैपिटल इरोजन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और या किसी कोई भी जो पेमेंट है वो किसी भी तरह से कैपिटल को डिप्लीट ना करे, जो ऑर्गेनाइजेशन की पूंजी है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखता है, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व सही से निभा रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी चेक हो जाता है ऑडिट के ज़रिए। जैसे हमने पहले देखा था कि कंपनी के केस में सीएसआर करना होता है, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट का एवरेज 2% जो कि अभी तक प्रोविज़न है उसके हिसाब से देना होता है, ठीक है। और भी रूल है, 3 रूल है, अगर तीनों में से फॉल करता है तब 2% हम लोग देते हैं। नेटवर्थ चेक करते हैं, टर्नओवर चेक करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, तो सीएसआर में क्या है हमारा, जैसे हमने देखा था कि टर्नओवर कितना है, अगर 1000 करोड़ या उससे ऊपर है, ठीक है, 500 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ है तो एक टर्नओवर हो गया, एक नेटवर्थ हो गया। फिर एक नेट प्रॉफिट रहता है 5 करोड़ या उससे ऊपर रहा है, ठीक है, पिछले साल में, तो फिर पिछले 3 ईयर में हम लोग क्या करते हैं उसका एवरेज करके 2% देते हैं, ठीक है। किस में देते हैं, सीएसआर में। तो सिंपल बोलने का यह मतलब है, अगर सामाजिक दायित्व उस पर लग रहा है तो वो सही से निभा रही है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन, उसका पालन कर रही है कि नहीं, ठीक है। फिर कंप्लायंस ऑफ, ठीक है, तो जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस है उसके सही से परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं, मतलब सही से ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरा कर रही है कि नहीं, ठीक है। और फिर है कंप्लायंस ऑफ द रिलीवेंट लॉज,
तो जो भी कानून है संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से उसका पालन हो रहा है कि नहीं वो ऑडिट में चेक हो जाता है। फिर क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर गुड प्रैक्टिसेस इन बिजनेस, क्योंकि ऑडिट होना है, ठीक है, होगा ये पता है, तो वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि काम सही ढंग से हो, ठीक है, सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। फिर स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, स्टेक होल्डर्स क्या हो गए, जो भी यूज़र्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूज़र्स हैं, जैसे एक तो यहाँ पे हमने ओनर्स हो गया, ओनर भी यूज़र हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, जो यहाँ पे लॉ का बात किया तो गवर्नमेंट और जितने भी रेगुलेटरी एजेंसीज है वो हो गए, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहता है। तो और जैसे और एक एग्जांपल ले सके, जैसे इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो जो लोन दे रहे हैं वो भी आ गए, बैंक्स आ गए, ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ऑडिट हो रहा है तो चेक हो जा रहा है कि सारा जो भी काम है वो सही से हो रहा है कि नहीं, और वो चेक हो चुका है ऑडिट में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका ऑडिट हो गया है, तो उसके यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक चल रहा है सब, ठीक है, ऐसा अनुमान मिलता है। फिर अटेनमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जैसे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो कुछ अगर ऑब्जेक्टिव है, तो मान लेते हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हो रहा है, जो कॉस्ट ऑडिट हो रहा है, सोशल ऑडिट हो रहा है, टैक्स ऑडिट हो रहा है, या इसके अलावा और ऑडिट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विशेष उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन वो भी पूरे हो जाते हैं, ठीक है, अगर अलग तरह के ऑडिट हो रहे हैं तो वो भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है, और भी जो दूसरे उद्देश्य हैं ऑडिट से संबंधित वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्ट्स, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट्स हमने देखा एग्जामिनेशन है और वेरीफाइंग है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, फिर डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड हो, एरर्स एंड फ्रॉड हो गया सेकेंडरी, और बाकी सब ऑब्जेक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी में आ गए, ठीक है। इसके बाद ये है हिंदी वालों के लिए, ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए नोट्स हो गया, ठीक है। तो अब वीडियो बड़ा हो रहा है, यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। हम लोग इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट से, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है, जो भी ड्यूटीज़ किसको परफॉर्म करनी होती है, ऑडिटर को परफॉर्म करनी होती है, ठीक है, वो फॉल कर जाता है स्कोप ऑफ ऑडिट में। कहाँ पे मेंशन होता है, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर में भी ये रहता है, कभी कभी लॉ उसको प्रेस्क्राइब करती है कि क्या क्या एरियाज़ है जिसका ऑडिट हो जाना चाहिए, ठीक है, एक्टिविटीज़ का ऑडिट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा डिपेंड करता है नेचर और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी, किस तरह से काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या काम होता है, किस टाइप में आती है, सर्विस है, मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग है, या मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट देखा हमने कि क्या क्या काम करते हैं, लिस्ट देखा था। फिर हमने देखा था क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर कि क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये क्वालिटीज़ में आ गई हमारी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो तीन में फॉल करते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तीन तरह के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑडिट प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर ऑब्जेक्ट्स करके हमने देखा। अच्छा, अब ऑडिटर से संबंधित कि ऑडिटर कौन हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग पूरा एक टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में भी है, ऑडिटर के ऊपर जानना है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पे क्योंकि योग्यता लिखा हुआ है, सॉरी, योग्यता, आप यहाँ योग्यता के बदले, जो क्वालिटीज़ हम लोग देख रहे थे, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, योग्यता के बदले, क्योंकि बाद में क्वालिफिकेशन भी एक टॉपिक आएगा, तो इस योग्यता को आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, गुण, ठीक है, परीक्षक, यहाँ के हो जाएगा, के लेखा परीक्षक के गुण, ठीक है, ठीक है, गुण, यहाँ पे आपको गुण लिखना लेना चाहिए, एक अंकेक्षक या लेखा परीक्षक के गुण, ठीक है, यहाँ पे गुण कर लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पेज में भी आप ऐसे कर लीजिएगा, और ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा इंग्लिश का भी टॉपिक, इससे क्या होता है, क्लियर रहेगा, ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, तो इससे क्लियर रहता है अगर क्योंकि एक ही वर्ड के बदले में, जैसे
क्वालिटी में एक योग्यता भी होता है, पर यहाँ पे वो सूट नहीं करेगा क्योंकि आगे हमारा टॉपिक है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन का मतलब फिर योग्यता होता है। ठीक है, तो बेटर है यहाँ पे के गुण कर लेना बेटर है। और इंग्लिश टॉपिक भी लिखना चाहिए ताकि एग्जाम में वर्ड जो भी आए आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, थैंक यू।